नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। इस छात्र के नाम और चेहरे को छोड़िए और इसके अपराध को समझिए। इस छात्र के कई अपराध हैं। सबसे पहला तो ये कि ये ना तो SC, ST और ना ही OBC की श्रेणी में आता है। दूसरा अपराध इस छात्र का ये है कि ये सामान्य श्रेणी के होने के बावजूद आर्थिक स्थिति से पिछड़ा है। और तीसरा अपराध इस छात्र का ये है कि इस छात्र का स्वाभिमान इतना बड़ा है कि अपने स्वार्थ के कारण ये इस देश के चक्के को जाम नहीं कर सकता और आंदोलन के नाम पर सड़कों पर हुड़दंग भी ये नहीं मचा पाएगा। पिता किसान ने इस देश की GDP बढ़ाने के साथ साथ इस देश के साक्षरता दर को बढ़ाने का भी सपना देखा है और इसीलिए अपने पुत्र को स्कूल में दाखिल करवा दिया। जब इसका पुत्र 10वीं तक पहुंचा तो उसे भनक लगी कि इस देश को सुपर पावर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें अपना योगदान देने के लिए इसने 11वीं में साइंस रखने की इच्छा जताई। पिता को मालूम था कि साइंस की पढ़ाई में खर्चे तो हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को साइंस में दाखिला दिलवा दिया। साइंस में दाखिला लेने के बाद उसे पता चला कि इस देश का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज IIT होता है, जिसके लिए प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है। वो उस प्रतियोगिता की तैयारी करने लगा जिस प्रतियोगिता में वो कभी था ही नहीं। उसे नहीं पता था कि उसी के स्तर के छात्र इस प्रतियोगिता को पास कर लेने के लिए कोचिंग सेंटर्स में 2-2.5 लाख रुपया दे आते हैं। पता भी होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि कोचिंग तो ये बच्चा सोच भी नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि ये मेहनत से कतराता था। जब भी अपने पिता को धूप में हल जोतते देखता, इसके अंदर की आग और भड़कती और अक्सर वो पिछले बार से ज्यादा मेहनत से पढ़ने लगता। प्रवेश परीक्षा इस छात्र ने दिया और उसके नतीजे निराशाजनक आए। उस छात्र के अंक SC, ST और OBC श्रेणी के छात्रों से तो बहुत ऊपर थे, लेकिन सामान्य श्रेणी के छात्र से 1 या 2 अंक पीछे। अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से इस छात्र ने इस देश में कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन यहाँ भी इसके साथ धोखा हुआ। धोखा कुछ ऐसा कि 50 मिनट की उस कक्षा में जहाँ पर उसे कुछ सीख जाना चाहिए था, वहाँ उसे फर्राटेदार इंग्लिश ने डरा दिया। जब उसने शिक्षक से पूछा कि साहब, इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है क्या, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। यानी कि इंजीनियरिंग कर लेने के बाद आप जिस कंपनी में काम करेंगे वो कंपनी अंग्रेजी होगी और वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही बोलना होगा। भारत के स्वावलंबन का मजाक उस वक्त उस क्लास में उड़ाया जा रहा था और अंततः उस छात्र ने 4 पन्नों को रटकर पास होने की कला को सीख लिया और जैसे तैसे इंजीनियरिंग पास करके अपने पिता के साक्षरता दर को बढ़ा देने के सपने को भी पूरा कर दिया। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि चंद वोटों के चक्कर में इस व्यवस्था ने एक प्रतिभा को खो दिया। हम अक्सर IIT से बच्चों के अमेरिका भाग जाने की बातें तो सुनते हैं, लेकिन देश के अंदर ही उन छात्रों को जो कि काबिल तो हैं लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, उनकी बातों पर ज्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि केंद्र में आरक्षण के साथ साथ वोट होता है। इसी के साथ स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत को सुपर पावर बनाने का सपना 2020 से हटकर आगे बढ़ गया और फिर हम ये चर्चाएं करने लगे कि क्यों हम चीन से पीछे हैं। इसी बीच नज़रें जब अखबार पे गई तो पता लगा कि किसी सरकारी अस्पताल में ज्ञान के अभाव में डॉक्टर साहब ने बैंडेज पेशेंट के पेट में ही छोड़कर सिल दिया। आशा की एक किरण जगी जब खबर मिली कि किसी बड़े व्यक्ति ने आरक्षण की समीक्षा की बात की है। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले RSS के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। दुर्भाग्य रहा कि भाजपा बिहार में चुनाव हार गई और चुनाव के हार का कारण इस वक्तव्य को भी माना गया। दोस्तों, कुछ नेताओं ने अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी तो बताया, लेकिन हमको और आपको कुछ सच्चाई से दूर रखा और हमसे वोट ठग लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के अस्तित्व को बहुसंख्यक समुदाय नकार नहीं सकता, लेकिन वो इस बात को भी मानते थे कि पिछड़े समुदायों को हमेशा के लिए पिछड़ा नहीं रहना चाहिए और इसी के लिए उन्होंने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को सभी सरकारी पदों पर आरक्षण तो दिया जाए, लेकिन वो आरक्षण 40 वर्ष से ज्यादा ना हो। उनकी इस बात को संविधान सभा में नहीं माना गया
और जो शर्तें लगाई गई वो ये कि आरक्षण तो होगा लेकिन वो 10 साल के लिए होगा और अगर सरकारें चाहें तो इस आरक्षण को आगे बढ़ा सकती हैं। दलित समाज को आगे बढ़ाने का यह अभियान अब एक बहुत बड़ा वोटों का खेल बन गया है, जिसके नतीजे हम आज भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरक्षण पर विचार सुनकर आप प्रसन्न हो सकते हैं। उनका मानना है कि जब देश में रोजगार की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि सबकी जरूरतों को पूरी कर सके तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं बचेगी, आरक्षण का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। गौरतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उसी समाज से आते हैं जिनको आरक्षण का लाभ है। आप भी आरक्षण को आर्थिक स्थिति के आधार पर समीक्षा कराने की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, वरना डॉक्टर कलाम के इंडिया के सुपर पावर बनाने के सपने की तारीख 2020 से आगे निरंतर बढ़ती चली जाएगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे पॉलिटिकल हंट। जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।